भारत जोड़ो यात्रा दूसरा दिन है और आज लगभग 20 से 21 किलोमीटर यात्रा पैदल चली है, चढ़वाल में रुकी है और कल एक दिन का जो है विश्राम यानी कि रेस्ट रखी गई है। 22 तारीख को एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा जो है चढ़वाल से शुरू होगी और आगे जम्मू की ओर बढ़ेगी और जिस तरह से कार्यक्रम तय है उस तरीके से आगे बढ़ेगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, कश्मीर तक जानी है। इस बीच कई सारे सियासी दल, ऑर्गेनाइजेशन जो कह सकते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग और भारत के लोग जहाँ जहाँ से ये यात्रा गुजरी सब इसके साथ चलते हुए देखे और राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए देखे। मेरे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं, बिहार के रहने वाले हैं और ये भी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा में पहुँचे हुए हैं, पहले से ही साथ में चल रहे हैं और साफ तौर पे कई बातें जो हैं वो प्रखर होके कहते हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे इनकी जो वीडियोस हैं वो वायरल भी होती हैं। पंकज जी, आप पहले जम्मू कश्मीर कभी आए हैं? बराबर आता था। इस बार जब पहले आए हैं और इस बार आए हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। डर और खौफ में जम्मू कश्मीर जी रहा है। जम्मू कश्मीर का व्यापार खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर की खुशहाली खत्म कर दी गई। जवाब दें मोदी जी, मोदी जी के 8 साल के शासन में हमने जम्मू कश्मीर के उन हिंदू परिवारों की व्यथा सुनी है, हमने जम्मू कश्मीर के उन कश्मीरी पंडितों की व्यथा सुनी है जो लगातार लगभग 250 दिन होने को है। प्रधानमंत्री को तो मैंने उस दिन ही देखा था, इतने निर्दयी संवेदनहीन प्रधानमंत्री जब हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई दिल्ली की सरहदों पर खड़े थे, इतने बड़े बड़े सूल लगा दिए थे उन्होंने। वो कांटे वाली वायर लगा दी थी जो हम जंगली जानवरों के लिए खेत में नहीं लगा सकते हैं। इनकी मानवीय संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी की उस दिन मर गई थी, जो अपने आवास से चंद कदमों की दूरी पर बैठे हुए देश के किसानों को हाल चाल पूछने नहीं आए। इनकी मानवीय संवेदना तो उस दिन मर गई थी जो आज तक जसोदाबेन को छोड़ दिया था। ये क्या बात करेंगे मानवीय संवेदनाओं की? और ये हिंदुत्व की बात करते हैं। जहां जहां हिंदुओं पर अत्याचार होता, अयोध्या से मैं शुरू करूं, आपको बनारस से शुरू करूं। बनारस में 250 मंदिर तोड़ दिए गए और वहां आसपास के सारे दुकानों को उजाड़ दी गई, सारे वो हिंदू परिवार के लोग थे। अयोध्या में मैंने उन परिवारों को देखा है, गांवों को देखा है जहां कार सेवकों के लोगों ने सेवा की थी और प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की कामना की थी। उन लोगों के दुकानें उजाड़ दी गई, उनके खेत खलिहान छीन लिए गए, उनके आने वाली नस्लों को और उनकी पीढ़ियों को सड़कों पर छोड़ दिया। वो तो रीडेवलपमेंट के काम के लिए किया ना, वो दुकानें। आप ये कह के नहीं, आप उनको कहीं ना कहीं पुनर्वास कराओगे या नहीं कराओगे, बताओ ना। वो तो सरकार का फर्ज है। फिर मैं मिलवाऊं उन परिवारों से, मैंने मिला है, मैंने उनकी व्यथा सुनी है, मैंने उनके दर्द को सहा है। मैं अभी जोशीमठ गया था, मैं हल्द्वानी गया था, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। देश के मीडिया के लोग चला रहे जमीन जिहाद। अरे भैया, जोशीमठ में कौन सा जमीन जिहाद है? ये मोदी जिहाद है। जानबूझकर मोदी जी ने एनटीपीसी का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चक्कर में सारा जोशीमठ को ध्वस्त करने के कगार पर है। आज जोशीमठ की लोगों की 1930 में स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने चेताया था। 1976 में एनसी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी, जब धौली गंगा और अलकनंदा नदियों के बीच में सिंकिंग की आई थी प्रॉब्लम। वहां हैवी कंस्ट्रक्शन के काम नहीं हो सकते थे और जोशीमठ का किरदार उत्तराखंड में वही है जो काशी का उत्तर प्रदेश में है, जो देवघर का झारखंड में है, जो उज्जैन का मध्य प्रदेश में है। और जोशीमठ हर दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से अहम मायने रखता है। जोशीमठ वो केंद्र है जहां से हेमकुंड साहिब का दरवाजा तय होता है, जहां से बद्रीनाथ जी का दरवाजा तय होता है, जहां यूनेस्को द्वारा जो ये किया गया है, गोद लिया गया है, चीन बॉर्डर तक जाता है वो जी। अरे चीन बॉर्डर तो है ही, वहां तक हम तो ने क्या बोला, सामरिक दृष्टिकोण से भी है। तो प्रधानमंत्री जी को उसको उजाड़ने से पहले, प्रधानमंत्री जी को न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी अपनी जिद पूरी करने से पहले, अपना स्वप्न पूरा करने से पहले पर्यावरण विदों की, ग्रीन एनजीटी की, वन पर्यावरण मंत्रालय की और वहां की जो उत्तराखंड सरकार है, आम जनमानस की भावनाओं पर काम करना चाहिए। इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जो आदमी हिंदू धर्म के पुरोधा बनते थे, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते थे, मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आपने लक्ष्मी देवी के साथ फ्रॉड किया था।
लक्ष्मी देवी को बंगाल के। अच्छा, एनटीपीसी आप उत्तराखंड पे पहले उत्तराखंड में तो रही है ना, आप कह रहे हैं एनटीपीसी का कि वहां पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीच में हरीश रावत की सरकार भी थी, तो उस समय उनको ये परियोजना रोकनी चाहिए थी ना। एनटीपीसी तो बड़े लंबे वक्त से काम कर रही है। कब से काम कर रही है? बहुत लंबे वक्त से वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। 2016 में किसकी सरकार थी? उससे पहले जब जेपी का तो पूछ रहा हूँ भाई साहब, 2016 में किसकी सरकार थी? किसने दिया? आती जाती रहती ना, एक बार बीजेपी की, एक बार कांग्रेस की। मैं वही बात कह रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। ये केंद्र की परियोजना है, शायद आपको जानकारी नहीं है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आए हैं, आप पूरी जानकारी लीजिए। मैंने पत्रकारिता पढ़ी है, आप नहीं, मैंने कहाँ से ज्ञान लिया वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। सुनिए ना भाइयों बहनों मित्रों, 2022 में हर सौर पर छत होगा, हर छत में नल होगा, नल में जल होगा, बल्ब होगा। तो दीजिए ना भाई जोशीमठ के हिंदुओं को। हम बिहार के हिंदू हमको नहीं चाहिए। हम कहते हैं जोशीमठ के हिंदुओं को उनकी हैसियत के हिसाब से मकान देने की औकात प्रधानमंत्री जी की नहीं है। अगर है अपने वादे पर कायम है तो जोशीमठ के हिंदुओं को मकान दीजिए। सरकार पुनर्वास करवा रही है ना। कहाँ करवा रही है? बड़े सारे लोगों का नाम तो चिन्हित कर रहे हैं। अब आप हमको करोड़ों रुपया लूट लीजिए और 1.5 लाख रुपया दीजिए, चिन्हित कर लिए आप। ड्रामा कर रहे हैं आप लोग हैं। क्या चिन्हित कर रहे हैं भाई? क्या होता है 1.5 लाख रुपया में? 1.5 लाख रुपया देते हैं अमित शाह के बेटे जैसा को, बोलिए घर बैठ जाए। हम देते हैं 1.5 लाख रुपया। हम देते हैं राजनाथ सिंह के बेटे को 1.5 लाख रुपया, बोलिए अपना घर छोड़ देने के लिए। कैसे बात कर रहे हैं? पूरा जीवन, कई पीढ़ियों का खून पसीना घर बनाने में लगता है। ऐसे ही घर नहीं बनता है। आप मोदी जी वाली बात कर रहे हैं और डोंगिया प्राणनाथ की, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा, ऐसा नहीं चलता भाई। घर बनाने में कई पीढ़ियां गुजर जाती है। आप समझिए, जोशीमठ के हिंदुओं की वहां कोई मुसलमान परिवार नहीं है, वहां कोई जमीन जिहाद नहीं है, वहां मोदी जिहाद है, भाजपा का जिहाद है। आप जाइए वहां, आप उन परिवारों को 15-15 लाख जो पूरे देश को दे रहे थे, आप खाली जोशीमठ के हिंदुओं को दे दीजिए। आप कश्मीर के हिंदुओं को दे दीजिए ना। आप क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं उनकी बातें सुन रहे? आज 250 दिन होने को है, कश्मीरी पंडितों को हड़ताल पर है। कोई नेता आया है बीजेपी का कि हाँ भाई हम आपके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था कर रहे हैं? आप दिखा ही नहीं रहे हैं। आप दिखा क्या रहे हैं? यूक्रेन में ये हो रहा है। एक बात बताइए, यूक्रेन की खबर आपको पता चल जाता है, पाकिस्तान की खबर पता चल जाता है, जम्मू की खबर नहीं पता चलता है। टीवी चैनलों पर जोशीमठ का जिक्र बता दीजिए क्या चल रहा है। और जब इसरो ने जो फुटेज जारी की थी, जो अपने वेबसाइट पर डाला था, आखिर किसके आदेश पर इसरो की वो फुटेज हटा दी गई? बता दीजिए आप हमको। देखिए, देश में सबसे ज्यादा मोदी सरकार में हिंदुओं का नुकसान हुआ है 8 साल के दरमियान। 8 साल से मोदी जी की सरकार है। चलो पहले तो दूसरे की सरकार थी, आप कह रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण की सरकार थी। आप तो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं कर रहे। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण? मोहन भागवत क्यों कर रहे हैं? बताओ ना आप हमको। मतलब आप दूसरे को लड़ाओ, अपना दामाद अपना जीजा मुस्लिम को बनाओ। अब कौन है? अरे नहीं, 2024 के लिए तो बीजेपी भी कह रही है कि मुस्लिमों का हाथ दामन थामिए। मोदी जी ने तो अभी मंत्र दिया है ना। मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन को मंत्री बना रहे हारने के बाद। हम जैसे हिंदू को तो नहीं बनाते, जगह के नाम बदल रहे। दामाद बदल लो ना, हम जैसे हिंदू को दामाद बनाओ ना भाई। हमको राज्यसभा में भेजो ना, हमको मंत्री भेजो ना। बहुत सारे देश में हिंदू युवा हैं, तो दामाद नहीं बदलिएगा, जीजा नहीं बदलिएगा। बदलिएगा तो नाम बदल देंगे भैया। बदल। आप सोशल वर्कर हैं, इतना गुस्सा क्यों है नरेंद्र मोदी के लिए? देश बचाना पड़ेगा, देश की आजादी की लड़ाई लड़नी है। दूसरी आजादी है ये। देश को बर्बाद कर दिया, तिल तिल कर देश को मार दिया। पहले की सरकारों में देश में संस्थाएं बनती थी, निर्माण होता था। पहली ऐसी सरकार आई है, पहला जिसके शासन काल में देश में अपना एयरलाइंस नहीं है। आप सोच लीजिए, 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी हो गया। आप 14% मुसलमानों की चाबी टाइट करने के चक्कर में हम 100 करोड़ हिंदुओं की चाबी टाइट कर दी आपने। आप बताओ ना, क्या आपने कोई हिंदुओं के लिए गैस पर सब्सिडी लगा दिया है क्या कि 400 के सिलेंडर 200 में मिलेगा? हैं? आपने हिंदू युवाओं को हर परिवार से नौकरी देने का कोई स्कीम लाया है क्या? तो आप हिंदू मुसलमान क्या करा रहे हैं? हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आप उस पर बात करो ना। हमने कल भी हम जाने वाले हैं कश्मीरी पंडितों से मिलने कि किस तरीके से उनको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा, कैसे उनके नाम पर टीआरपी अपना कमा रहे, पब्लिसिटी कमा रहे हैं। अब क्यों नहीं जा रहे हैं? बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, आप कहते हैं, लेकिन तिलक तो आपने भी धारण किया हुआ है। देखिए, बीजेपी का हिंदू जो है नीरव मोदी है, बीजेपी का हिंदू मेहुल चौकसी है, बीजेपी का हिंदू ऋषि अग्रवाल है। ऋषि अग्रवाल 23,842 करोड़ रुपए लेके भाग गया। आपको लगता है कश्मीरी पंडितों को 23,842 करोड़ रुपए मिल जाएगा? किसके इशारे पर ऋषि अग्रवाल भाग गया? जिसको प्रधानमंत्री कोरिया ले गए थे बिजनेस समिट में, जिसको 2-2 जगह जमीन दिया था। आप बताइए ना, खुद सरकार ने 5 साल में $10 ट्रिलियन और हमारा इकोनॉमी
2 ट्रिलियन डॉलर बजट कितने का पेश होता है बताइए। और वो 10 ट्रिलियन डॉलर चंद उद्योगपति जो भाजपा का हिंदू है, देश का हिंदू नहीं, हम देश के हिंदुओं को 10 ट्रिलियन डॉलर अगर बीजेपी ने माफ किया हो तो कल मैं बीजेपी ज्वाइन करूं। भाजपा नेताओं को खुली चुनौती देता हूं, बता दें कि हिंदुस्तान के कुल हिंदुओं को कर्जे माफ हुए हैं, सिर्फ माफ हुए हैं भाजपा के हिंदू के, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, गौतम अडानी जैसे लोगों के, जो भाजपा को पार्टी फंड में चंदा देते हैं। हम जैसे हिंदुओं की नहीं, आप जैसे हिंदुओं की नहीं। आपका कर्जा माफ हुआ है? हमने तो लिया ही नहीं कभी। कुछ मिला है इनाम में? हिंदू हैं तो आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? क्या लग रहा है आपको देख के? पंजीकरण कराना पड़ेगा, जाके वहाँ दिखाना पड़ेगा। पंजीकरण तो हो रखा है, सब कुछ हो रखा है। आप बताइए, तिलक धारण करने से ही पता लगेगा कि हिंदू है कि नहीं। उसकी बात ना कर रहे हैं ना, हम थोड़े ना कर रहे हैं। हम तो हिंदू हैं ही हैं। आप भी हिंदू हैं, आपने तिलक लगाया इसलिए आप पहचान में आ रहे हैं कि आप हिंदू हैं। मैंने नहीं लगाया तो आप। बीजेपी का हिंदू है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऋषि अग्रवाल, जिसके पैसे माफ हो गए। देश का हिंदू, उसके पैसे छीन लिए गए, उसके हाथ में कटोरा थमा दिया गया, उनकी पॉकेट मारी की गई। अच्छा, उसी मंच में कल फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी आए, आप भी होंगे, आपने देखा होगा। और फारूक अब्दुल्ला कई बार ऐसे बयान देते हैं कि जब तक घाटी में माहौल सुधरेगा नहीं, पाकिस्तान से बात नहीं होगी, तब तक आतंकवाद कम नहीं होगा। और कश्मीरी पंडित कहते हैं कि आतंकवाद बंद करो तभी हम वापस जाएंगे। तो आज आके अगर देखा जाए तो क्रिटिसाइज तो कश्मीरी पंडित भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, पीडीपी का करते रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा में एनसी भी आ रही है, पीडीपी भी आ रही है। तो फिर ये एक दोगला रवैया नहीं हो गया कि एक तरफ ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि पहले आतंकवाद को खत्म करो, तो वहीं कश्मीरी पंडित कहते हैं कि नहीं, पहले आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को हमारा साथ देना चाहिए बजाय आतंकवादियों का साथ देने के लिए। तो ऐसे मंच पे तो वो खुद राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल मंत्री थे, शायद आप इसको भूल रहे हैं। नहीं पता, बिल्कुल पता है ना, मंत्री थे, बिल्कुल थे। तब क्या था? तब ने तो आपने सवाल ना किया। एनडीए कोलेशन था उस समय। एक ध्वज एक निशान की बात करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के सबसे पहले गद्दार, देशद्रोही, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी थी और उसके एवज में गार्ड की नौकरी ली थी। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, अभी तो भारत जोड़ो है, नहीं समझे, फिर ये पनप रहे हैं, समझ लीजिए। और वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की मंत्रिमंडल में चुनाव हारने के बावजूद मंत्री बनाए गए थे, कश्मीर मामलों के आंतरिक मंत्री थे। पहला बात, सारी विवाद का जड़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, समझो। ये जो चूंकि कांग्रेस के नेता बोल नहीं पा रहे हैं, शायद मेरी समझ से कांग्रेस नेताओं को क्लियर कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि उस देशद्रोही जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, जिसने उसके बदले गार्ड की नौकरी ली थी, नेहरू मंत्रिमंडल में उसको मंत्री न बना के उस सांप को उसी समय कुचल दिया गया होता तो आज देश इस मुहाने पर खड़ा ना होता। पहली बात सुन लीजिए, पहले हमारी बात पूरा सुनने दीजिए। और उन्होंने ही कहा था, एक ध्वज एक निशान है मांग रहा है हिंदुस्तान। हमने देखा है 2 ध्वज 2 निशान की गोद में बैठकर महबूबा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। तब राखी बंधवा रही थी, फारूक अब्दुल्ला जी के साथ सरकार में थे, तो क्या था भाई? ये देखिए, ये सब भाषाएं नहीं यूज कीजिए। आप सवाल पूछिए कि आप जिन मुद्दों पर और जिन बातों पर आप थे, क्या आज कायम है? क्या किसानों के 1 साल तक प्रधानमंत्री जी की संवेदना इतनी मर गई थी? 1 साल तक नहीं, हम समझा नहीं पाए। आप समझा तो अपनी पत्नी को नहीं पाए, तो किसानों को क्या समझा पाते? आपकी मंशा नहीं थी समझाने की। और आपने आज भी एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। आप कह रहे थे 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, आपने किसानों की लागत को चौगुनी कर दी, से अधिक कर दी, तो किसान धीरे धीरे ये हो गए। आपने कहा था 2022 में सबको पक्का मकान होगा, आप सबसे पक्का मकान छीन रहे। हमने खोरी गांव में देखा, हमने दिल्ली के तुगलकाबाद में देखा, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे। दूसरी बात, आपको सवाल पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, जो देश के खिलाड़ी मान सम्मान बढ़ाने वालों का यौन शोषण कर आरोप लगा है, उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी। प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा पर 100 नहीं बोल पाते, जोशीमठ पर जौ नहीं बोल पाते, चाइना पर चौ नहीं बोल पाते, महंगाई पर मौ नहीं बोल पाते। कोरोना 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 कर रहे थे। जब कोरोना का नया वेरिएंट गुजरात के चुनाव से पहले अक्टूबर में आया, प्रधानमंत्री एक शब्द जिक्र नहीं किया। जब दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा था, कोरोना कोरोना कर रहे थे, जब लोगों ने विरोध करना शुरू हुआ, कोरोना का वेरिएंट दब गया। अरे भैया, कोरोना से साठगांठ कर लिया क्या आपने कि जब चाहोगे कोरोना निकल के बाहर आ जाएगी, जब चाहोगे तो बंद हो जाएगी? आप बताओ। आप जितनी बात करते हैं इतनी कांग्रेस के नेता भी नहीं करते। आप सोशल वर्कर हैं, आपको कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर लेनी चाहिए?
देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कांग्रेस के लोग अगर हमें नहीं पूछेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को देश लूटने दूं, देश बेचने दूं, देश में नफरत फैलाने दूं। आपका सवाल बेतुका है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, वो चुनाव में तय होता है। हमारा अधिकार सिर्फ वोट डालने का है, हम कोई राजनीतिक पार्टी से तो है नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने देश के ऊपर जुल्म होने दूं, मैं अपने देश के ऊपर अत्याचार होने दूं। अगर हमारी बात गलती है तो आप हमको बताओ। 8 साल हो गए, जम्मू कश्मीर के किन 800 हिंदुओं को नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, अब तो कोई महबूबा की सरकार नहीं है, फारूक अब्दुल्ला जी की सरकार नहीं है, अब तो मनोज सिन्हा जी राज्यपाल हैं और केंद्र द्वारा अधीनस्थ हैं। तो समझिए कि देश के तारीपार गृह मंत्री के अंदर बेरोजगारी की बात करते हैं ना, आज ही प्रधानमंत्री ने 75,000 लोगों को नौकरी का एक पत्र थमाया है। तो 75,000 लोगों को नौकरी भी आज केंद्र सरकार ने दी है। कितने साल में? आज दी ना। आप आज 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था ना। 8 साल में 16 करोड़ युवाओं को ना रोजगार देना था, और देश में 14 करोड़ युवाओं की रोजगार छीन ली। अभी मैं आपका ये जैकेट खोल लूं पूरा, ठीक है, छीन लूं, और मैं आपको ये मफलर दे दूं, तो आपकी मफलर अच्छा मानेंगे, जैकेट अच्छा मानेंगे? ठंड तो जो मैंने पहना वही अच्छा है ना। फिर हाँ, जैकेट के साथ मफलर मिलेगा तो अच्छा है। 14 करोड़ युवाओं की नौकरी। मैं ऐसा इसलिए बोला, मैं गांव देहात का हूँ, किसान का बेटा हूँ, गांव के अंदाज में आपको बताई है ये बातें कि प्रधानमंत्री जी वही काम कर रहे हैं। 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया इन्होंने। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने ही देश को बर्बाद कर दिया। अच्छा, इधर बड़े सारे नेता खुलकर नहीं बोलते ना, डर लगता है हमारे कहीं ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स हमारे पीछे नहीं पड़ जाए। आपको डर नहीं लगता? खुल के इतना बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, कोई ईडी, एनआईए, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके पीछे ना पड़ जाए? उदाहरण बताता हूँ आपको। टीडीपी के 5 सांसदों के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी डेली पैसेंजर का काम करती थी। जैसे ही बीजेपी में आ गई, चर्चा खत्म। आप बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को तो जानते ही होंगे, ठीक है। दूसरा, असम के मुख्यमंत्री को भी जानते होंगे। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी डेली पैसेंजरी का काम करता था। समझिए कि भर दिन में 4 बार छापा पड़ता था। डेली तो पड़ता ही था, कभी ईडी का, कभी आईटी का। जब से बीजेपी ज्वाइन किया है, पता नहीं ईडी, पीडी, सीडी सब सिटी बज रहा है सबके, अब रास्ता ही भूल गया है। तो आप देखते होंगे कि देश में संवैधानिक पदों पर उन्हीं लोगों को बिठाया जाता है। अब वो कोई सरदा नरदा की बात नहीं होती है। अब जो लोग गरीब लोगों के पेट काट के जमा किए हुए पैसों को लूट लिया, उसकी बात नहीं होती है। बात करो ना उस पर, चर्चा करो ना उस पर कि वो शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, वो असम के मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। अच्छा, राहुल गांधी जो है मन से मीडिया को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। पहले मीडिया के 2 ही ऑप्शंस होते थे, या तो प्रिंट मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब डिजिटल मीडिया आ गया, और डिजिटल मीडिया में लोग, सबके पास ऑप्शन, आपने देखा होगा, यूट्यूब पे चैनल्स हैं, फेसबुक पे चैनल्स हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो लोग लिखते हैं खुल के। अब भारत जोड़ो यात्रा को खुल के दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब सारा मीडिया वहाँ पर है, वो डिजिटल मीडिया भी वहाँ पर है, राहुल गांधी फिर वो बोलते हैं कि ये मोदी के एजेंट है। तो आपको लगता नहीं कि कई लोगों के लिए तो ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए वो कह रहे हैं तो वो गलत नहीं, जो उनकी खबरें दिखाते हैं, जो वाकई सच्चाई दिखाते हैं? देखिए, मैंने कई सोशल मीडिया के साथियों को भी देखा। दिल्ली में एक लोकतंत्र टीवी जिस पर हम लोग बोलते थे, उनके यहाँ इनकम टैक्स ने भेज दिया कि आप इस स्टील कंपनी के मालिक हैं, भेज दी। अभी मोदी सरकार में आपको आरोप लगा, वही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। जो तंत्र है वो इतना आपको तोड़ देगा, परेशान कर देगा कि आप उस डर से आप उनकी भाषा बोलेंगे। आप सच दिखा के दिखाइए, अगर है हिम्मत, किसी पत्रकार को कह दीजिए, हिंदू मुसलमान छोड़ के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। आप दिल्ली के अस्पतालों की बात देख लीजिए। एम्स अस्पताल के बाहर स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, आप चल जाइए एम्स में ही, देखिए वहाँ का करप्शन देख लीजिएगा। आप लोहिया अस्पताल का देख लीजिए। आपको पता है सफदरजंग अस्पताल में मनसुख मनमाडिया जी को आर.के. सिन्हा का जो गार्ड था, जो बीजेपी नेता का SIS गार्ड ने मारा था। तो एक मंत्री को मार सकता है, तो सोचिए आम पब्लिक के साथ क्या हो रहा होगा। कोई तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, और देश की राजधानी छोड़िए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब सब जगह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है एक तरह से। और इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार जो चाहेगी राज्य में कर सकती है। ये सब बहाना झिझिर को ना कौन को ना जाऊ वाला काम नहीं कीजिए। आप कहिए उनसे कि आप देश के विकास में आपका क्या योगदान है।
अच्छा, मैं लास्ट में पूछूंगा, क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का 2024 का प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बन रहा है? आप उसको बनता हुआ देख रहे ये हैं? तो आपको कांग्रेस पार्टी के लोग बताएंगे। नहीं, आप भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं ना, इसलिए पूछा मैंने। भारत जोड़ो यात्रा से कई चीजें निकल कर आई है। जो भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल ये कहती थी ये तो चांदी के चम्मच लेके पैदा लिया है, ये तो राजे रजवाड़े के घर में लिया है, तो भैया एक दिन पैदल चल के देख लो। और जिस राहुल गांधी की छवि को खराब करने की भारतीय जनता पार्टी ने अरबों रुपए पानी में बहा दिए, शायद अगर उतने का देश में कुछ किया होता तो देश का विकास हुआ होता। वो छवि पर धक्का लगा है। राहुल गांधी जी के में निखार आई है। राहुल गांधी जी देश को समझा है और देश ने राहुल गांधी को समझा है। पहले ये बात ही होती थी कि विपक्ष का नेता कौन, पहले ये बातें आती थी। राहुल गांधी के टी शर्ट पर सवाल हो रहे, राहुल गांधी के जूते पर सवाल हो रहे, राहुल गांधी जी के स्टाइल पर, दाढ़ी पर सवाल हो रहे, तो निश्चित तौर पर समझिए कि तीर जो है बिल्कुल निशाने भाजपा ये कहती है कि हमने कांग्रेस को बिल्कुल लाचार कर दिया है, वो रीजनल पार्टी की बैसाखी पकड़कर चल रही है, बल्कि जबकि जो कांग्रेस है वो राष्ट्रीय पार्टी है, उसने सत्ता में जो रूल किया है बहुत लंबे वक्त तक, और आज वो इतने हाशिए पे चली गई है कि उसे रीजनल पार्टी की बैसाखी को पकड़ पकड़ के चलना पड़ रहा है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। एक होता है थेथर, एक होता है थुथुर, एक होता है महाथुथुर। भारतीय जनता पार्टी महाथुथुर लोगों का पूरा जमावड़ा है। वहां जाइएगा एक से एक बेशर्म आदमी मिलेगा। अब वही स्मृति ईरानी है, सिलेंडर लेके यूं नहीं करती है। वही स्मृति ईरानी है, दिल्ली में रहती हैं। जब अंजलि को 12 किलोमीटर घसीटा जाता है, चूंकि उसमें भाजपा नेता मित्तल मुख्य आरोपी है, उसमें पर्दा डालने के लिए कुछ भी किया जाता है। आपको पता है यौन शोषण का आरोप हम नहीं लगा रहे, हमारे देश की बेटियां लगा रही है, जो देश का मान सम्मान बढ़ाती है हिम्मत स्मृति ईरानी में। मैं तो खुले चैलेंज से भाजपा नेताओं को कहते हैं, अगर माँ का दूध पिया है तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में हंगामा करके देखो, छठी रात का दूध याद आ जाएगा। आज एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज्यादा बलात्कारी रैपिस्ट भारतीय जनता पार्टी में है। और आप देखिएगा उनके मंत्रिमंडल में तो समा हुआ है, तारी पार देश का गृह मंत्री है, जो गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालता है गृह राज्य मंत्री है। आप देखिए जो प्रभात गुप्ता का हत्यारोपी है, जिसका बेटा किसानों को रौंद देता है, वो गृह राज्य मंत्री हो जाता है। पता नहीं कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी में, सारे गुंडे वजीर हो गए हैं। इसी बात से हम इस बात को जो है वो खत्म करते हैं, क्योंकि जो पंकज श्रीवास्तव है, अगर मैं इनसे पूरी रात भी बात करता रहूंगा, ये डिस्कशन यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि ये पूरा देश घूमते हैं, जगह जगह जहाँ जब मुद्दे होते हैं। फिर भी मैं कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती है कि जोशी मठ के हिंदुओं को 15-15 लाख दे दीजिए, जोशी किसी को नौकरी मत दीजिए। हम बिहार के हिंदू हैं, हमको नौकरी मत दीजिए, 2 करोड़ नौकरी का जो झांसा था। जोशी मठ के बच्चों को नौकरी दे दीजिए, हिंदू परिवार के बच्चों को, जोशी मठ के लोगों को घर दे दीजिए। आ जाइए आप, कश्मीर के जो हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं जो सड़कों पर बैठे हैं, आज 250 दिन है, कम से कम मानवीय संवेदना रखिए, उनकी मांगों को पूरा कीजिए। कम से कम कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप पूरे देश में घूम घूम कर वोट मांगा है, कम से कम उनको हिंदू परिवारों से मिल लीजिए। हमारा यही हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से और देश से कि प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए कि जिन कश्मीरी पंडितों के नाम पर इन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर वोट मांगा है, जिस हिंदू धर्म पर वोट मांगा है, तो आप जोशी मठ के हिंदू और कश्मीरी पंडितों का ही ख्याल रख लीजिएगा। हम समझेंगे पूरे देश के हिंदुओं को आपने उद्धार कर दिया प्रधानमंत्री जी। शब्दों के बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए आज उन्होंने बात की। कई बार गुस्से में, कई बार बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन चलिए, भारत जोड़ो यात्रा है, यहाँ पर हर तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं और अभी भी 10 दिन बाकी हैं कश्मीर में झंडा जो फहराने को। और इस बीच भारत जोड़ो यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है और आज पहले दिन लगभग 21 किलोमीटर चल के चढ़वाल में खत्म हुई, परसों एक बार फिर चल के जम्मू की तरफ आएगी। जम्मू से गौश पटियाल की रिपोर्ट।